नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये हमारा BHIC 131 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर सेकंड पार्ट भी आप लोग सर जल्दी करा दीजिए। सो देखिए, आपका BHIC 131 एक आपका कोड है जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स भारत का इतिहास, प्राचीनतम काल से लेकर 300 सी तक का इसमें से हिस्टोरी दिया गया है, इतिहास बताया गया है, समझाया गया है। सो देखिए, यहाँ हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पीडीएफ में 10 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, बहुत अच्छे से समझा था। और ये आपका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके 5 इयर्स PYQ को देखते हुए बनाया गया है, जो सबसे रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया गया है। समझ में आ रहा है? और जो स्टूडेंट्स जून 2026 में एग्जाम देने वाले हैं अभी, और जो दिसंबर 26 में देंगे, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल में न्यू हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए आप लोग इंस्टा में, ठीक। चलिए, ये आपका देखिए BHIC 131 आपका ये सब्जेक्ट कोड है, टाइटल आपका ये है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए। और हम लोग अभी जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। सो यहाँ से हम लोग अब करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर चर्चा कीजिए। कैसी उस समय मौर्य जब साम्राज्य, मौर्य का जो राज्य था, तो उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी और उस समय समाज कैसा था, समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये 322 लगभग 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 125 ईस्वी पूर्व तक की ये स्टोरी है मौर्य साम्राज्य की। तो ये मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित दौर और विशाल साम्राज्य था। ठीक है, तो समझ गया, प्राचीन भारत में ये सबसे सुव्यवस्थित, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बहुत ही विशाल। इसकी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही संगठित और विविध स्वरूप वाले थे, है ना। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। राज्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा राज्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता था और किसानों से क्या किया जाता था, राज्य क्या करता था स्टूडेंट्स, भूमि का एक बड़ा हिस्सा पर नियंत्रित करता था और किसानों से क्या किया जाते थे, कर यानी कि लगान वसूला जाता था, टैक्स लिए जाते थे। सिंचाई व्यवस्था, नहरें और जलाशयों का निर्माण कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य भी विकसित अवस्था में थे। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी चलता था, विशेषकर यूनान, श्रीलंका और दक्षिण एशियाई पूर्व के साथ। इस काल में मुद्रा व्यवस्था का व्यापक प्रयोग हुआ जिससे व्यापार सरल हुआ। राज्य ने खानों, वन संसाधनों और व्यापारिक मार्गों पर क्या किया स्टूडेंट्स, नियंत्रण किया। शिल्प और उद्योगों जैसे कि वस्त्र, धातु, कार्य और काष्ठ उद्योग का भी इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, विकास हुआ। दूसरी बात, इसकी समाज की बात करें तो मौर्य समाज विविध और श्रेणीबद्ध था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था विद्वान थी इसमें, लेकिन इसमें लचीलापन भी देखा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्ग क्या थे इसमें स्टूडेंट, मौजूद थे। साथ ही अनेक पेशागत समूह थे। नगरों में व्यापारी, शिल्पकार और अधिकारी वर्ग महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण जो समाज कृषि पर आधारित था, इस समय ग्रामीण समाज किससे आधारित था, कृषि पर। फिर अशोक के काल में धम्म नीति के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव का सद्भाव को क्या मिला, बढ़ावा मिला। और महिलाओं की स्थिति की बात करें समाज में, तो महिलाओं की स्थिति की अपेक्षाकृत विविध थी, है ना। कुछ स्वतंत्रता थी और लेकिन पितृसत्तात्मक ढांचा प्रमुख था। उस समय भी पितृसत्तात्मक शासन चलता था, समझ में आ गया, पिता प्रधान था, पुरुष प्रधान। सो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्कन में प्रारंभिक राज्यों के गठन पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था दक्कन के बारे में, दक्कन, है ना। तो देखिए, दक्कन क्षेत्र में प्रारंभिक राज्यों की बात करें तो देखिए दक्कन, ये दक्कन लिखा हुआ है, दक्कन होगा, दो क क न, ठीक है, दक्कन, दक्कन ऐसे। तो दक्कन क्षेत्र की बात करें तो दक्कन जिसको हम लोग बोलते हैं, दक्कन में प्रारंभिक राज्य के गठन, तो दक्कन में कि अभी भी दक्कन, तेलंगाना का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये दक्कन में थे। ठीक है, दक्कन में ये जगह शामिल थे।
तो समझिए दक्कन में प्रारंभिक राज्यों का गठन लगभग किस समय हो गया था स्टूडेंट्स? मौर्य काल के बाद और विशेष रूप से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, दूसरी ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह प्रक्रिया जनजातीय संरचनाओं से क्या विकसित होकर संगठित राजनीतिक इकाइयों के रूप में क्या हुआ सामने आया। दक्कन में प्रारंभिक राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण सातवाहन वंश था, है ना? कौन वंश था? सातवाहन वंश। सातवाहनों ने दक्कन के बड़े हिस्सों पर क्या किया? शासन किया। ठीक है। और एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। उनकी जो राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी, उन्होंने उत्तरी और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक सेतु का क्या किया? कार्य किया। दक्कन में राज्य निर्माण की प्रक्रिया में कृषि का विस्तार, लोहे के औजारों का उपयोग और व्यापारिक मार्गों का विकास प्रमुख कारक रहे। घाटियों में कृषि उत्पादन बढ़ने से कर प्रणाली विकसित हुई, जिससे राज्य की शक्ति मजबूत हुई। इसके साथ ही दक्कन में अनेक स्थानीय सरदार चीफ्स भी थे, जिन्होंने धीरे धीरे बड़े राज्यों में सम्मिलित होकर राजनीतिक संरचना को आकार दिया। ठीक। दक्कन के राज्यों में रोम, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। तो ये था कहानी इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, देखिए। हड़प्पाई धर्म तथा धार्मिक पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हड़प्पाई धर्म क्या है भाई? और क्या पद्धति, हड़प्पाई धर्म तथा धार्मिक पद्धति, ये क्या है? स्टूडेंट्स, हड़प्पाई धर्म की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हड़प्पाई धर्म कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जो लोग हैं, जो विश्वास और पूजा पद्धति पूजा पर निर्भर होते हैं, विश्वास करते हैं ईश्वर पर, पूजा पाठ करते हैं, तो वो हड़प्पाई धर्म वो कहलाएगा। ठीक है। ऐसे धर्म को हड़प्पाई धर्म कहेंगे हम लोग, क्योंकि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है ना। अभी भी ऐसे लिपि था ना उस समय हड़प्पा सभ्यता में, ऐसा लिपि का यूज किया गया है जिसे हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ था। ठीक है। इसलिए हमें उनके धर्म की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जैसे कि मूर्तियों, मोहरों, ये सब चीजों से मिलती है। तो हड़प्पाई उस समय धर्म पद्धति क्या थी? हड़प्पा के समय, तो हड़प्पाई धर्म की अगर पद्धति की बात करें तो उस समय स्टूडेंट्स मात्र देवी की पूजा होती थी। तो कौन सी? मात्र देवी की पूजा होती थी, है ना। कई स्त्री वाला मूर्ति मिली। माना जाता है कि उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी और समृद्धि की देवी की पूजा करते थे। मतलब कि जो फसल की देवी कह रहे थे कि उस समय अनाज वनाज हैन टैन ये सब चीज सही होता था, और इसका नाम मात्र देवी रखा गया। ठीक है। तो ये फसल की कह रहे थे कि देवी थी। दूसरा जो कि हड़प्पाई धर्म किस पे निर्भर था? हड़प्पाई धर्म की धार्मिक पद्धति की बात करें तो वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है। पशुपति की पूजा, पशुपति, ठीक है, पशुपति की पूजा। पशुपति की पूजा क्या? तो इसमें देखो आपको एक मुहर मिला था जिसमें सिंहधारी योग मुद्रा बैठे व्यक्ति का चित्र मिला था इस पे, जिसमें कि मतलब एक ऐसा कॉइन्स मिला। उस कॉइन में जो है कि क्या था आपका? एक जानवर था। ठीक है। जानवर था उस कॉइन में, और कहा जाता है कि वो जानवर जो थे वो पशुपति ना मतलब वो पूजा करते थे, वो ऐसे जानवर थे जो पूजा करते थे सींग वाले। ठीक है। और कुछ विद्वान तो इसे शिव के प्रारंभिक रूप कहते हैं। उसके बाद उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय तो वो लोग जो है कि कह रहे हैं वृक्ष की भी पूजा करते थे, है ना। वृक्ष पूजा भी करते थे। ठीक। पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल का महत्व, ये सब चीज ध्यान देते थे, समझते थे। तो अब क्या समझे भाई स्टूडेंट्स? क्या समझे? उस समय की रीति रिवाज, मंदिर उस समय पूजा पाठ करते थे मतलब लोग, है ना। उस समय भी भगवान को, ईश्वर को बहुत अच्छे से मतलब सम्मान किया जाता था, माना जाता था। तो समझ गए हड़प्पाई धर्म का क्या मतलब हुआ भाई? कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास थे वो हड़प्पाई धर्म है। ठीक है। धार्मिक पद्धति क्या हो गया? तो धार्मिक पद्धति यहाँ पर ये है
कि जो धर्म का पालन करे। तो धर्म का पालन करने का तरीका जो था वो धार्मिक पद्धति था, जैसे कि पूजा, अनुष्ठान, रीति-रिवाज, ये सब। समझ में आ गया? यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ऐसा ही सेम आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था, समाज तथा राज्य व्यवस्था की चर्चा कीजिए। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का समझ में आ गया? चलिए समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक वैदिक काल लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। आर्यों के भारत में आगमन और बसावर का प्रारंभिक चरण ये था। इस काल की जो जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। उस समय की अर्थव्यवस्था की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन आधारित थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी उस समय, और इसे विकास का की इकाई भी कहा जाता था। कृषि सीमित स्तर पर होती थी, लेकिन धीरे-धीरे उसका महत्व बढ़ने लगा। लोग जौ, है ना, जौ की खेती करते थे। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। और समाज की बात करें स्टूडेंट्स, तो समाज मुख्यतः जनजाति और कबीलाई स्वरूप का था। परिवार पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता ही प्रधान था। ठीक है, पुरुष प्रधान था, और कुल समाज की मूल इकाई थी। समाज में प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलते हैं, लेकिन यह कठोर नहीं है। समाज अपेक्षाकृत समानतावादी था, जहाँ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सभी भागीदारी होती थी। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी, और वे सभा सम्मेलन में भी भाग ले सकती थी स्त्रियां। आगे राज्य व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय आधार पर संगठित थी। जन, विश्व और ग्राम जैसी इकाइयां शासन का आधार थी। राजा यानी राजा राजन का पद वंशानुगत नहीं था, मतलब कि ये नहीं कि जो वंश के अकॉर्डिंग राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा नहीं था, बल्कि वह जनजाति द्वारा चुना जाता था। मतलब बल्कि वो चुना जाता था, भाई कौन राजा बने, वाह बहुत सुंदर। ठीक है, राजा की शक्ति सीमित थी, और उसे सभा तक समिति जैसी संस्थाएं की सलाह से कार्य करना पड़ता था। सही था, वाह। युद्ध की रक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण स्थान था। युद्ध और रक्षा व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान था इसमें। बस। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग देखते हैं 15 छठी शताब्दी BCE में, मतलब छठी शताब्दी से पहले नवीन सामाजिक समूहों के उदय का विश्लेषण कीजिए। चलिए, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय इतिहास में सामाजिक परिवर्तन और नगरीकरण का महत्वपूर्ण काल था। इस समय कृषि, उत्पादन, व्यापार और नगरीय जीवन के विकास के कारण कई नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसने पारंपरिक वैदिक समाज की क्या की थी, संरचना की चुनौती दी। सबसे प्रमुख नए समूहों में वैश्य वर्ग और व्यापारी थे। कृषि अधिशेष और व्यापार के विस्तार से एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग उभरा, जो नगरों में आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया। इन व्यापारियों ने बौद्ध और जैन धर्मों को भी समर्थन किया, क्योंकि ये धर्म सामाजिक समानता और व्यापारिक नैतिकता पर जोर देते थे। दूसरा महत्वपूर्ण समूह शिल्पकार और कारीगर थे। लोहे के उपयोग और नगरीकरण के कारण बढ़ती मांग ने विभिन्न शिल्पों जैसे वस्त्र, धातु, मिट्टी के बर्तन आदि को बढ़ावा दिया। ये समूह संगठित होकर श्रेणियों के रूप में कार्य करने लगे। तीसरा समूह नगरीय श्रमिक और सेवक वर्ग था, जो नगरों में निर्माण, परिवहन और अन्य सेवाओं में कार्यरत था। इनकी सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न थी, लेकिन नगरीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग भी उभरा, जो महाजन पदों के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इन सभी नए सामाजिक समूहों में पारंपरिक वर्ण व्यवस्था को जटिल बनाया और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक भारत में जैन धर्म के उदय तथा विकास की परीक्षण कीजिए। तो उस समय प्रारंभिक भारत में जैन धर्म क्या थे और कैसे थे, क्या कब ये इसका उदय कब हुआ, है ना, और इसका विकास का क्या सिस्टम था। समझिए, प्रारंभिक भारत में जैन धर्म का उदय छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुआ था, है ना। यह वैदिक कर्मकांडों, यज्ञों और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में क्या था, विकसित हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी
थे, ठीक है? तो ये कौन था इसके प्रवर्तक? ठीक है, इसके परिवर्तक जैसे इसके ईश्वर जो थे वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। हालाँकि उनसे पहले 23 तीर्थकार माने जाते हैं। महावीर का जीवन काल लगभग 599 से लेके 523 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उन्होंने वैशाली के पास वज्जी गणराज्य में अपने उपदेश दिए। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, जिसके साथ ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक नियमों पर जोर दिया गया। महावीर ने कर्मकांडों और पशु बलि का विरोध किया और आत्मबुद्धि पर क्या किया स्टूडेंट्स? बल दिया। जैन धर्म में ने कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिसके अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। आगे महावीर के बाद जैन धर्म का विस्तार भारत के विभिन्न भागों में हुआ। विशेषकर व्यापारिक वर्ग में इसकी लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि यह अहिंसा और नैतिक जीवन पर आधारित था। कालांतर जैन धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों में आचार और वस्त्र संबंधी भिन्नताएं थी। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म ने सामाजिक समानता, नैतिकता और अहिंसा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका कठोर तपस्वी स्वरूप सामान्य जनता के लिए कुछ सीमित प्रभावकारी भी रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर के आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये हम लोग पहले भी देखे थे पिछले वीडियो में। इसके दूरगामी प्रभाव क्या, इसको भी समझाना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए पहले भी लिया गया था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मैसिडोनिया का शासक था और उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए विश्व विजय प्राप्त करना। देखो ये स्टूडेंट्स मैंने पहले किया था, ठीक है? इसको ना शायद अभी हमने 2 बार ले लिया है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? चलिए, किस तरह का वहाँ पर शासन व्यवस्था था? सैनिक व्यवस्था कैसा था? प्रशासनिक, है ना? कैसे वहाँ पर मैनेजमेंट होते थे, है ना? चलो इसको समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य तो ये समझ गए 322 ईसा पूर्व से लेके 125 22 ईसा पूर्व तक, तो 125 ईसा पूर्व तक एक चरम पर था। तो प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत साम्राज्य इसे माना जाता है। इसकी जो कि प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित था और ये बहुत ही बड़ा, है ना, विशाल, विस्तृत और नौकरशाही आधारित थी, जिसका सर्वश्रेष्ठ विकास अशोक के काल में हुआ। मतलब सबसे अधिक विकास मौर्य साम्राज्य की अगर किया जाए तो वो अशोक के काल में देखने को मिला। ठीक है? तो मौर्य साम्राज्य का प्रमुख केंद्र राजा था। प्रशासन का प्रमुख केंद्र क्या था स्टूडेंट्स? राजा, जो सर्वोच्च सत्ता का धारक होता था। वह कानून, सेना, न्याय और प्रशासन का प्रमुख होता था। राजा को शासन में सहायता देने के लिए एक सुव्यवस्थित मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्य अनुभवी और योग्य अधिकारी होते थे। साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन राजकुमार यानी कि कुमार या फिर नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता था, है ना? मतलब कि अलग-अलग प्रांत समझ लो उस समय ना, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं या फिर मेन कुछ-कुछ जगह में हम लोग इसे स्टेट भी बोल सकते हैं प्रांत को, है ना? उस अभी की तुलना में उस समय का वो जो स्टेट था, वो प्रांत को ही शायद समझ लो बोले जाते थे। एंड प्रांतों के नीचे झीलों और ग्राम स्तर। अच्छा, हाँ, हाँ, समझ गया ना? प्रांत मतलब बड़े और झीलें उसके नीचे, ठीक है? तो मतलब स्टेट को ही बोला जाता होगा, ठीक है? तथा समझ गए? प्रांतों के नीचे जिला और ग्राम स्तर तक प्रशासनिक ढांचा विकसित था। नगरों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था थी। मेगास्थनीज अनुसार पाटलिपुत्र जैसे नगरों का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था, जो विभिन्न नगर सेवाओं और व्यवस्था को नियंत्रित करती थी। मौर्य साम्राज्य में एक सशक्त गुप्तचर जासूसी व्यवस्था भी थी, जो राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करती थी, है ना? मतलब कि अंदर भी देखते थे राज्य में, और बाहर क्या हो रहा है वो भी देखते थे। ऐसे गुप्तचर थे। सेना भी अत्यंत क्या थे, संगठित थी, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना मतलब घुड़सवारी, है ना, रथ और हाथी शामिल थे। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र कौटिल्य के अनुसार, है ना, प्रशासन में कौटिल्य मतलब क्या? चाणक्य के अनुसार प्रशासन में कर व्यवस्था, भूमि प्रबंधन और दंड नीति का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है टिप्पणियाँ।
पाषाणीय संस्कृति, मध्य पाषाण काल की संस्कृति कैसी थी? तो वैसे उस संस्कृति की क्या कह रहे हैं, टिप्पणी करना। टिप्पणी वाला सवाल आपके क्वेश्चन में जरूर आते हैं। तो इनमें से आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो टिप्पणी वाला जब भी सवाल आएंगे, कम से कम 2 सवाल आपको बनाने होंगे, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो चलिए समझते हैं। मध्य पाषाणीय संस्कृति, मध्य पाषाणीय संस्कृति ध्यान समझिएगा। मध्य पाषाण संस्कृति लगभग कब से 10,000 ईस्वी से 4,000 या 3,000, ठीक है, कहीं कहीं 8,000 6,000 भी कहते हैं। तो ऐसे समय को कहा जाता है। इसके बीच विकसित हुई यह पूरा पाषाण एवं नवपाषाण काल के बीच का संक्रमणकालीन चरण होता है। ठीक है, मतलब कि इसके बीच का जो काल होता है 10,000 ईस्वी से लेके 4,000 ईस्वी तक के बीच का जो काल होता है वो संक्रमण कालीन का होता है, या फिर मध्य पाषाण काल इसे कहते हैं। ये जो काल होता है पुरा पाषाण बहुत ही पुराना है, जो 20 लाख वर्ष पहले के ईयर से लेकर 20 लाख वर्ष पहले के, और नवपाषाण मतलब कि अभी के, यानी 10,000 3,000 4,000 साल पहले की, ठीक है, इनके बीच का जो काल है वही मध्य पाषाण काल होता है। समझा क्या? इस संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता थी सूक्ष्म पत्थर, यानी कि इस समय माइक्रोलिथ का यूज किया जाता था। जो सूक्ष्म पत्थर होते, छोटे छोटे पत्थर होते थे, छोटे छोटे उपकरण होते थे, छोटे छोटे उपकरण पत्थरों के बने होते थे, उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसका यूज होता था, जैसे छोटे तीर और फलक, ब्लेड और खुरचनी। इस काल में मानव जीवन शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था। मतलब शिकार करना सीख गया था, खाद जुटाना, घर अच्छा सा घर बनाना, मतलब घर में रहना सीख गया था। लेकिन पशुपालन की शुरुआत भी दिखाई देती थी उस समय। एंड लोग छोटे छोटे समूहों में रहने लगे थे। अर्धस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। समाज अपेक्षाकृत सरल और सामंतवादी था। मध्यपाषाणी संस्कृति मानव के स्थायी जीवन और कृषि और संक्रमण का क्या था, महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर टिप्पणी में सेकंड है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। तो चलिए समझते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, और यह सिंधु सभ्यता के शहरी चरण के पहले की अवस्था है। यह संस्कृति बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में फैली थी। इस काल की प्रमुख विशेषता गांव आधारित कृषि अर्थव्यवस्था थी, जिसमें गेहूं, जौ और दालों की खेती की जाती थी। लगभग पशुपालन भी करते थे लोग। इस समय छोटे छोटे गांव और बस्तियां विकसित हो रही थी, जिनमें धीरे धीरे नियोजित बसावट के संकेत मिलने लगे। मिट्टी के चित्रित बर्तन, तांबे और पत्थर के औजार तथा स्थानीय व्यापार इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। सामाजिक संगठन सरल था, और लेकिन आगे चलकर शहरीकरण की नींव इसी काल में रखी गई। आगे है आपका चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की बात करें तो यह 1200 से लेकर 600 ईस्वी माना जाता है, के बीच माना जाता है। उत्तर भारत में विकसित हुई ये संस्कृति। यह संस्कृति मुख्यतः गंगा यमुना दोआब, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई गई। इसकी प्रमुख विशेषता धूसर रंग के बर्तन, काले की सरल ज्यामिति आकृतियां का चित्रण है। इस काल में लोहे के औजारों का प्रारंभिक चरण माना जाता है ना, प्रारंभिक उपयोग दिखाई देता है, जिससे कृषि और बस्तियों के विकास में वृद्धि हुई। पीजीडब्ल्यू क्या भाई? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, तो यही है समझना। तो भाई जीडब्ल्यू संस्कृति छोटे गांव और प्रारंभिक नगरों से जुड़ी थी। जीवन मुख्यतः कृषि आधारित था, लेकिन पशुपालन भी महत्वपूर्ण था उस समय। यह संस्कृति महाभारत काल से ही भी कह रहे हैं कि जोड़ी जाती है, हालांकि इसका सीधा प्रमाण नहीं मिला है। यह संस्कृति उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग और नगरीकरण की शुरुआत को दर्शाती है। चलिए आगे है महापाषाण संस्कृति क्या है? तो महापाषाण संस्कृति लगभग 10,000 से 3,000, मतलब वही क्वेश्चन एक बार दो ले लिया गया है, दोबारा ले लिया गया है। गौतम बुद्ध। चलिए गौतम बुद्ध की अगर बात करें, लगभग 563 से लेकर 483 ईस्वी पूर्व इसका माना जाता है समय काल। और ये बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी यानी कि वर्तमान जो नेपाल है वहां पर हुआ था। वहां पे शाक्य गणराज्य के राज परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था स्टूडेंट? सिद्धार्थ यानी गौतम, सिद्धार्थ गौतम था। जीवन के 4 दृश्य उन्होंने देखा: जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। देखकर उन्होंने गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ठीक है, लंबे तप और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई, और वे बुद्ध कहलाए। अंडरस्टैंड?
उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य रखा, अष्टांगिक मार्ग, ये मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, ये 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक? तो इसका प्रतिपादन किया, उनका मुख्य संदेश मध्यम वर्ग, अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन था। बुद्ध ने जाति व्यवस्था और यज्ञों का क्या किया, विरोध किया तथा समानता पर बल दिया। उनके उपदेशों में तत्कालीन समाज में गहरा प्रभाव डाला और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। अगला क्या है, आजीवक पंथ। आजीवक पंथ 6ठी शताब्दी ईस्वी में उभरा एक महत्वपूर्ण श्रमण आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक मक्खली गोशाल माने जाते हैं। यह पंथ बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था। आजीवक दर्शन का मुख्य आधार नियति था। इसके अनुसार संसार में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह विचार बौद्ध और जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के विपरीत था। आजीवक साधु कठोर तप और संन्यास जीवन अपनाते थे। वे नग्न या फिर अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, नग्न मतलब कि वो ज्यादातर नंगा रहते थे। ठीक है, और भाग्य तथा नियति पर पूर्ण विश्वास रखते थे। इस पंथ को मौर्य काल में विशेष संरक्षण मिला, विशेषकर सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ के समय। बाद में यह पंथ धीरे धीरे समाप्त हो गया। आजीवक पंथ ने भारतीय धार्मिक विचारधारा में नीतिवाद की अवधारणा को प्रमुखता दी, हालांकि यह व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ इसको। अगला है अशोक का धर्म। भैया क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुए हैं। अशोक का धर्म मौर्य सम्राट अशोक का धर्म की बात करें तो यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था स्टूडेंट, साम्राज्य में शांति, सद्भाव और नैतिकता को क्या करना, स्थापित करना। अशोक का धर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने ये का मकसद था। ठीक है, ये किसी नए धर्म का निर्माण नहीं था, बल्कि यह एक व्यवहारिक जीवन पद्धति थी। धर्म के मुख्य सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान शामिल थे। अशोक ने पशु हत्या और युद्ध की निंदा की तथा लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और शिलालेखों तथा स्तंभ के माध्यम से अपने संदेश को जनता तक पहुंचाए। ये अभिलेख धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। अशोक का धर्म सामाजिक समरसता और साम्राज्य की एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन था, जिसने भारतीय इतिहास में सामाजिक शासन की परंपरा को स्थापित किया। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय भारत में व्यापार। प्राचीन काल में प्रायद्वीपीय भारत व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार विकसित अवस्था में था। विशेषकर संगम काल 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 में दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि मुसड़ी, पुआर, तोंडी और अरिक मेडू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से रोमन साम्राज्य, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। व्यापार में वस्त्र, मसाले, मोती, हाथी दांत, मसाले और रत्नों का प्रमुख स्थान था, जबकि बदले में सोना, चांदी और शराब आदि आयात किए जाते थे। आंतरिक व्यापार भी सक्रिय था, जिसमें गांव और नगर आपस में जुड़े हुए थे। यह व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत का व्यापारिक नेटवर्क और समृद्धि सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण आधार था। अगला है स्टूडेंट्स, लौह तकनीकी और उसके प्रभाव। लौह तकनीकी का भारत में विकास 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह उत्तर वैदिक तथा महाजनपद काल में तेजी से फैली। लौह के उपयोग ने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ठीक है, लौह के बाद क्या हुए, जो औजार बनने लगे वो लोहे के बनने लगे, है ना। लोह के औजारों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, क्योंकि कठोर भूमि को आसानी से जोता जा सकता था। इससे कृषि विस्तार और अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव वन क्षेत्रों के विस्तार और बस्तियों के प्रसार पर पड़ा। लोग नए क्षेत्रों में बसने लगे और गांवों तथा नगरों का विकास हुआ। लौह तकनीक ने सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया, क्योंकि लोहे के हथियार और अधिक टिकाऊ और प्रभावी थे। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आया तथा बड़े राज और महाजन पदों का उदय हो गया। इस प्रकार लौह तकनीक ने प्राचीन भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक धर्म। तो ये हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके थे, अब फिर भी देखिए। प्रारंभिक वैदिक धर्म लगभग 1500 से लेकर 1000 तक माना जाता है ईस्वी पूर्व। यह ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था थी। प्रारंभिक वैदिक धर्म क्या थी, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था थी।
यह मुख्यतः प्रकृति पूजा पर आधारित था और इसमें अनेक प्रकृति शक्तियों को देवता रूप में पूजा जाता था। इस धर्म में मुख्य प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य और मरुत थे। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था, जबकि अग्नि यज्ञों का माध्यम था। धार्मिक क्रियाओं में यज्ञ और मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि और आहुति की दी जाती थी। प्रारंभिक वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का अभाव था। धर्म सरल तथा प्रकृति केंद्रित था। इस काल में धार्मिक जीवन में कर्मकांड अपेक्षाकृत सीमित था और यह व्यक्तिगत भक्ति का विकास प्रारंभिक अवस्था में था। धार्मिक क्रियाओं में यज्ञ और मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि और आहुति भी दी जाती थी। प्रारंभिक वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का अभाव था और धर्म जो है कि सरल तथा प्राकृतिक केंद्रित था। इस काल में धार्मिक जीवन में कर्मकांड अपेक्षाकृत सीमित था और व्यक्तिगत भक्ति का विकास प्रारंभिक अवस्था में था। हड़प्पाई धर्म, तो देखिए हड़प्पाई धर्म का हम लोगों ने चर्चा पहले भी कर लिया था। चलो, आजीवक संप्रदाय, इसका भी हम लोगों ने देखा था। तमिलहम, चलिए तमिलहम को देखते हैं। तमिलहम प्राचीन दक्षिण भारत का वह क्षेत्र था जहां तमिल भाषा और संस्कृति विकसित हुई। यह क्षेत्र मुख्यतः वर्तमान तमिलनाडु और उसके आसपास के भागों को शामिल करता था। उसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। संगम काल लगभग 300 ईस्वी से 300 तक, ईस्वी पूर्व से 300 तक माना जाता है। में तमिलहम में 300 ईस्वी पूर्व मतलब बीसीई पहले है ना, बीसीई, और ईस्वी मतलब सी। अब देखो इसमें चेर, चोल और पांड तीन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ था। यहाँ के समाज में कृषि, पशुपालक और समुद्री व्यापार महत्वपूर्ण आर्थिक आधार थे। तमिलहम के प्रमुख बंदरगाह और मसूरी और पुहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे, जहां रोमन साम्राज्य सहित कई देशों से व्यापार होता था। यह क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था, जहां संगम साहित्य, वीरता और प्रेम काव्य की परंपरा विकसित हुई। इस प्रकार तमिलहम प्राचीन दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई थी। भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी शासक वे यूनानी यानी ग्रीक थे, जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इनका शासन लगभग दूसरी शताब्दी से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मेनांदर थे, जिनकी राजधानी साकला सियालाकोट थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह में उनका उल्लेख मिलता है। भारतीय यूनानियों ने भारत में मुद्रा प्रणाली को विकसित किया और द्विभाषी सिक्के जारी किए। उन्होंने कला और मूर्तिकला पर भी प्रभाव डाला, जिससे गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें यूनानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इनका शासन भारत और यूनानी संस्कृति के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम बना। उसके बाद क्वेश्चन ये कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कलिंग 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के विस्तार का क्या था स्टूडेंट्स? अंतिम युद्ध था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम युद्ध था। समझ में आ गया? बड़ी सैन्य घटना थी ये, बहुत बड़ा एकदम क्षति हुआ था इसमें। इस कलिंग युद्ध में लोगों ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध में भारी जनहानि और विनाश हुआ, जिससे अशोक को गहराई से प्रभावित कर दिया। इस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन और उन्होंने युद्ध एवं हिंसा का मार्ग छोड़ा। वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, धर्म नीति अपनाकर अहिंसा, करुणा और नैतिक शासन का प्रचार किया। इस प्रकार कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना गया, जिसने अशोक की नीति और मौर्य साम्राज्य की दिशा ही बदल दिया। चलिए आगे है स्टूडेंट संगम साहित्य। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, जिसका निर्माण लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हुआ। इसमें इससे संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विद्वानों और कवियों की सभाओं में रचा गया। यह साहित्य मुख्यतः चेर, चोल और पांड्य जैसे राजवंशों में विकसित हुआ। इसमें उस समय के दक्षिण भारत के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत वर्णन मिलता है। संगम साहित्य में दो प्रमुख भाग हैं, अहम यानी प्रेम काव्य और पुरम यानी वीरता, युद्ध और समाज के संबंधी काव्य। इसमें राजा, योद्धा, व्यापारी और सामान्य जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है।
यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपरा को उजागर करता है। दक्षिण भारत के प्रारंभिक कृषक दक्षिण भारत के प्रारंभिक कृषक समुदाय का विकास नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से शुरू होकर लौह युग तक विस्तृत हो रहा। ये लोग मुख्यतः दक्कन पठार और तमिल क्षेत्र में बसे हुए थे। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। वे जौ, रागी, चावल और दालों की क्या करते स्टूडेंट्स खेती करते थे। साथ ही गाय, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को क्या करते थे स्टूडेंट्स पालते थे। ये कृषक छोटे गाँव में रहते थे और उनके घर प्रायः कच्चे या फिर अर्ध स्थायी होते थे। प्रारंभ में खेती साधारण औजारों से होती थी, लेकिन बाद में लौ के औजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सामाजिक रूप से ये समुदाय सरल और जनजातीय स्वरूप के थे, जहाँ सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना महत्वपूर्ण थी। प्रारंभिक कृषकों ने दक्षिण भारत में अस्थायी बसावट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रखी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेहरगढ़। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कहाँ पे भाई? पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन कृषि बस्तियों में से एक माना जाता है। इसका काल इसका काल लगभग 700 ईसा पूर्व से क्या कहते हैं 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जहाँ प्रारंभिक कृषि और पशुपालक के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं का पालन करते थे। ठीक है। मेहरगढ़ में मिट्टी के घर, पत्थर और अस्थि उपकरण तथा प्रारंभिक मृत भांड पाए गए हैं, जहां चिकित्सा और शल्य क्रिया जैसे जैसे दांतों की ड्रिलिंग के भी प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। यह स्थल दक्षिण एशिया में नवपाषाण संस्कृति और कृषि समाज के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स NBPW संस्कृति, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पोलिस्ड वेयर। तो संस्कृति लगभग 700 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तर भारत में विकसित हुई थी। यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृति मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये अत्यंत चमकदार काले रंग के बर्तन हैं, जो उच्च तकनीकी कुशलता से बनाए जाते थे। यह बर्तन इस संस्कृति की पहचान है। इस काल में नगरों का तीव्र विकास हुआ, जिसे दूर नगरीकरण भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती और राजगृह जैसे नगर प्रमुख केंद्र बने। नेक्स्ट है NBPW संस्कृति में लोहे के औजारों, सिक्कों और विकसित व्यापार प्रणाली का व्यापक प्रयोग हुआ। इससे कृषि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। इस प्रकार NBPW संस्कृति में भारत शहरीकरण, राज्य निर्माण और आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण को दर्शाती है। अगला स्टूडेंट्स आपके सामने है कुषाण साम्राज्य। समझिए, कुषाण साम्राज्य का उदय लगभग पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जाता है। इसके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस माने जाते हैं, जबकि सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ थे। कुषाण साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा घाटी और मध्य एशिया तक था। इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और महायान बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में गांधार कला की भी विकास हुआ, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण दिखाई देता है। काल में रोम, चीन और भारत के बीच व्यापार भी बहुत ही विकसित हुआ, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य प्राचीन भारत में राजनीतिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद क्या है, 5 पारिस्थितिकी क्षेत्र और उनके जीवन यापन का तरीका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राचीन भारत को भौगोलिक आधार पर 5 प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिनमें अलग-अलग प्रकार की जीवन यापन प्रणालियां विकसित हुई। पहली बात तो हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र यह कठोर जलवायु के कारण लोग मुख्यतः पशुपालन, सीमित कृषि व्यापार में जैसे ऊन, नमक आदि पर निर्भर थे। नेक्स्ट है आपका उत्तरी विशाल मैदान। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ कृषि यानी कि गेहूं, जौ, चावल मुख्य जीवन यापन का साधन था। घनी जनसंख्या और नगरों का भी विकास यहीं हुआ।
प्रायद्वीप पठार यह खनिज संपदा में समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ कृषि के साथ-साथ खनन, धातु, कार्य और शिल्प उद्योग के आर्टिफिशियल्स प्रमुख थे। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। पानी की कमी के कारण यहाँ पर पशुपालन और सीमित कृषि मुख्य आधार था। लोग चारागाही जीवन जीते थे। और तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र, यहाँ जीवन मुख्यतः समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने और बंदरगाह गतिविधियों पर इसमें आधारित था। ठीक है। और दूसरा है आपका रोमन सिक्के। रोमन सिक्के प्राचीन रोम साम्राज्य द्वारा जारी किए गए धातु के सिक्के थे, है ना, जो मुख्यतः सोने, चांदी और तांबे जैसे बने होते थे। ये सिक्के लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर बाद की सदियों तक प्रचलन में रहे। भारत में रोमन सिक्कों की बड़ी मात्रा में प्राप्ति विशेषकर दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हुई। ये सिक्के भारत में रोम व्यापार संबंधों के महत्वपूर्ण प्रमाण है। रोमन सिक्का का उपयोग मुख्यतः व्यापारिक लेन-देन में होता था, विशेषकर मसाले, रेशम, मोती और अन्य भारतीय विशेष वस्तुओं के बदले में। इनमें स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत का रोमन साम्राज्य के साथ सक्रिय समुद्री व्यापार संबंध था। इस प्रकार रोमन सिक्के प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रोम आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। गण संघ। गण संघ प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था थी, जो मुख्यतः महाजनपद काल में अस्तित्व में थी। यह राजतंत्र के विपरीत एक गणतांत्रिक या फिर सामूहिक शासन था। प्रणेता गण संघ में सत्ता किसी एक राजा के हाथ में ना होकर कुलीन वंशों या फिर प्रमुख परिवारों के समूह के हाथ में होती थी। निर्णय सामूहिक रूप से सभा या फिर परिषद में लिए जाते थे। प्रमुख गणसंघों में वज्जी संघ, मल्ल, शाक्य और लिच्छवी आदि शामिल थे। इन राज्यों में नेतृत्व वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि प्रमुखों की सहमति से चुना जाता था। गण संघों में अपेक्षाकृत समानता और सामूहिक निर्णय प्रणाली पाई जाती थी, लेकिन वास्तविक सत्ता कुछ प्रभावशाली कुलों के पास ही सीमित रहती थी। इस प्रकार गणसंघ प्राचीन भारत की एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसने प्रारंभिक तांत्रिक परंपराओं की झलक प्रस्तुत की। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 2 में आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए एग्जाम नोट्स होगा। एग्जाम देने से पहले अगर इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे, जरूर है आप 100 में से 100 में से भैया 100 लिख के आएंगे। 100 में से 100 आप लिख के आएंगे, सोच लो, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जल्दी से परचेस कीजिए। एग्जाम देने से 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट पहले भी अगर पूरा एक बार रिविजन कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं ना कि इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, जरूर आप अच्छे मार्क्स लाओगे। सो स्टूडेंट जाके परचेस कीजिए। चैनल न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।